स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ब्लॉक करता है तो ऐसे में जो विश्व की जो ऑयल और गैस की सप्लाई लाइंस हैं वो गंभीर रूप से प्रभावित होंगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व भर की लगभग 1/4 जो ऑयल का जो ट्रेड है वो वहां से होता है और इससे निसंदेह जो एनर्जी सप्लाई चेन्स पर एक बड़ा डिसरप्शन आएगा। भारत का जो डाइवर्सिफाइड एनर्जी इंपोर्ट्स को करने की पॉलिसी है उसकी वजह से भारत इस पूरे ब्लॉकेज से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, लेकिन कुछ अवश्य असर भारत के ऊपर निसंदेह पड़ेगा। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के संदर्भ में अपना अप्रूवल दे दिया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का जो अंतिम निर्णय है वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई के द्वारा लिया जाएगा, जो कि अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं कि ये डिसीजन अभी लिया जाना है कि ईरान इसे ब्लॉक करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के 3 महत्वपूर्ण नाभिकीय प्रतिष्ठानों पर, न्यूक्लियर साइट्स पर बड़े हमले किए और उसको भारी क्षति पहुंचाई है, विनाशकारी क्षति पहुंचाई है, उसके बाद से इस बात की प्रबल संभावना है कि ईरान इसका रिटेलिएशन अवश्य करेगा और वो जो रिटेलिएशन है उस प्रक्रिया में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का जो फाइनल डिसीजन भी ले सकता है। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ब्लॉक करता है तो ऐसे में जो विश्व की जो ऑयल और गैस की सप्लाई लाइंस हैं वो गंभीर रूप से प्रभावित होंगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व भर की लगभग 1/4 जो ऑयल का जो ट्रेड है वो वहां से होता है और इससे निसंदेह जो एनर्जी सप्लाई चेन्स पर एक बड़ा डिसरप्शन आएगा और इससे अनेक राष्ट्र प्रभावित होंगे और जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो अनेक राष्ट्र, सऊदी अरबिया, ईरान स्वयं, इराक, कुवैत, कतर जैसे जो राष्ट्र हैं वो अपने ऑयल और गैस की सप्लाई पूरे विश्व को इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से करते हैं। ये राष्ट्र भी प्रभावित होंगे और जिन राष्ट्रों को ये जो एक्सपोर्ट्स जाते हैं मिडिल ईस्ट रीजन से वो राष्ट्र भी प्रभावित होंगे, जिसमें कि भारत भी जाहिर है कि लगभग 40% भारत का जो एनर्जी का इंपोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के आता है और ये जो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान फाइनली ब्लॉक करने का निर्णय लेता है तो इससे भारत की एनर्जी सप्लाईज पर भी जाहिर है कि नकारात्मक असर पड़ेगा और विश्व भर में जो ऑयल के जो दाम है, गैस के जो प्राइसेस हैं उसमें उछाल आएगा, उसमें तेजी आएगी और इसका जो असर है वो मुद्रास्फीति के ऊपर पड़ेगा। हालांकि जहां तक भारत के इस पूरी सिचुएशन को डील करने का प्रश्न है तो भारत की सरकार अपनी तैयारियां पूरी कर रही है। भारत का जो ऑयल का और गैस का जो इंपोर्ट है उसमें भारत डाइवर्सिफाइड तरीके से अपने इंपोर्ट्स को करता है। भारत न सिर्फ मिडिल ईस्ट रीजन से बल्कि अफ्रीका के देशों से, अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से भी ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है, अपने गैस की जो इंपोर्ट्स को कर रहा है। तो ऐसे में भारत के लिए यदि जो सप्लाई रूट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने की दिशा में बाधित हो जाते हैं तो भारत अन्य राष्ट्रों से, रशिया से, अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका के राष्ट्रों से अपनी जो एनर्जी सप्लाईज को और अधिक रैंप अप कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है और इस तरीके से भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। भारत के ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा खामियाजा चाइना को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना ईरान के जो ऑयल के ऊपर बड़ी मात्रा में निर्भर करता है और भारत ईरान से जो ऑयल का इंपोर्ट करता है उसकी जो मात्रा है वो अन्य मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों की तुलना में काफी कम है, लेकिन इसका जाहिर है कि चाइना के ऊपर सबसे अधिक असर पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, जहां तक भारत की बात है, भारत का जो डाइवर्सिफाइड एनर्जी इंपोर्ट्स को करने की पॉलिसी है उसकी वजह से भारत इस पूरे ब्लॉकेज से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, लेकिन कुछ अवश्य असर भारत के ऊपर निसंदेह पड़ेगा और भारत ऐसी कंटिजेंसी को डील करने के लिए अपने आप को तैयार भी कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन से वार्ता की है और ये जो कॉल ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से जब की तो उन्होंने पूरे ईरान में वर्तमान समय की जो स्थितियों से भारतीय प्रधानमंत्री को अवगत कराया और इन पूरी सिचुएशन पे अपने विचार
को व्यक्त करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की सलाह दी कि ऐसी जो एक सिचुएशन, जो युद्ध की स्थिति है, उसमें डी एस्केलेशन की नितांत आवश्यकता है और एक रिस्ट्रेंट को बरतने की आवश्यकता है, संवाद को स्थापित करने की आवश्यकता है और एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना करके रखने की आवश्यकता है। और इस पूरी जो ईरान और इजराइल के बीच में और अमेरिका भी अब उसमें युद्ध में शामिल हो गया है, तो इस पूरी सिचुएशन में जाहिर है कि भारत अपनी एक सकारात्मक भूमिका बैक चैनल के माध्यम से निसंदेह निभा रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक विश्व नेता की छवि रखते हैं, उनकी बातों को बड़ी ही गंभीरता के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लेता है। उन्होंने जाहिर है कि जो सलाह दी है उसे ईरान ने अवश्य गंभीरता के साथ लिया होगा। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम है, जो कि उन्होंने फिर से साइप्रस में दोहराया कि ये जो युग है, ये युद्ध का युग नहीं है। इसी बात को और इसी अपने विजन के आधार पर उन्होंने ईरान को और इजराइल को और अमेरिका को भी जाहिर है कि इस तरीके की स्थितियों में एक रिस्ट्रेंट को बरतने की सलाह दी। और ये जो पूरी जो मिडिल ईस्ट रीजन की जो स्थितियां हैं, वो भारत के लिए भी चिंता का कारण है। तो भारत इस पूरे युद्ध का जो में डी एस्केलेशन देखना चाहता है। इस युद्ध का जो समाधान भारत ने ये सलाह दी है कि संवाद के माध्यम से ही हो सकता है। और आज के समय में इस बात की नितांत आवश्यकता है कि विश्व के ऐसे जो नेता, जिनकी की आवाज विश्व में एक बड़ी गंभीरता के साथ सुनी जाती है, सकारात्मकता के साथ सुनी जाती है, ऐसे लीडर और ऐसे राष्ट्र जो कि वॉइस ऑफ विजडम और वॉइस ऑफ होप हैं, उनको प्रोएक्टिव तरीके से आगे आकर के अपना जो योगदान है वो विश्व की शांति के लिए करना चाहिए, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर किया है। रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी मध्यस्थता तो इसे नहीं कही जा सकती, लेकिन बैक चैनल के माध्यम से उन्होंने यूक्रेन की भी यात्रा की थी, रशिया की भी यात्रा की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी एंगेज कर रहे थे। और अभी अब मिडिल ईस्ट रीजन में ये युद्ध शुरू हुआ है, तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी एक सलाहकारी जो भूमिका निसंदेह अदा की है। और आने वाले समय में बैक चैनल के माध्यम से भारत इस युद्ध के डी एस्केलेशन को कराने में जो अपना बेस्ट एफर्ट है वो निसंदेह करेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लगातार बढ़ रही है और ईरान के राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्री से फोन से बात करना इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि भारत से आज विश्व को बड़ी अपेक्षाएं हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो अपनी वैश्विक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्रियता के साथ कदम भी उठा रहा है। Donald Trump post it's not politically correct to use the terms regime change, but if the current Iranian regime is unable to make Iran great in Iran, why would not there be a regime change? Miga. देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या इजराइल हो, वो ईरान की जो वर्तमान की इस्लामिक रिजीम है उसको वो पसंद नहीं करते हैं। और ईरान की जो इस्लामिक रिजीम जो 1979 से ईरान पर शासन कर रही है, उसके कार्यकाल के दौरान अमेरिका के साथ ईरान के संबंध बेहद खराब हो चुके हैं। और इजराइल तो इस ईरानियन इस्लामिक रिजीम को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। और ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो इस्लामिक रिजीम है वो अमेरिका और इजराइल के लिए जिस तरीके की बातें करते हैं और ईरान में इस्लामिक रिजीम के सुप्रीम लीडर के द्वारा भी और अन्य जो वहाँ के लीडर्स और वहाँ के जो आम जो रिजीम के जो लोग हैं उनके द्वारा जिस तरीके से डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाए जाते हैं, होलोकॉस्ट को डिनाई किया जाता है और इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने की बात कही जाती है और एक जायनिस्ट रिजीम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो बेहद नकारात्मक घृणित सोच है उसको बढ़ावा दिया जाता है। उसकी वजह से जो अमेरिका के अंदर भी और इजराइल के अंदर भी ईरान को लेकर के, उसकी इस्लामिक रिजीम को लेकर के गहरी नफरत है। और इसी बात को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है और अपने कि यद्यपि कि ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है कि रिजीम चेंज की बातें की जाएं, लेकिन यदि कोई रिजीम अमेरिका के लिए अगर बड़ा खतरा पैदा कर रही है
तो जाहिर है कि ऐसी रिजीम को फिर चेंज क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इस बात को भी उन्होंने कहा है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो ईरान के संदर्भ में अल्टीमेट जो उनकी मंशा है उसको उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से रख दिया है कि अमेरिका का जो अल्टीमेट गोल है वो ईरान की इस्लामिक रिजीम को बदलने का है, और यही जो गोल है वो इजराइल का भी है, ये बात बहुत स्पष्ट है। और यदि वर्तमान समय में अभी तो अमेरिका और इजराइल के एक्शन से जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स ही तबाह हुई हैं, लेकिन यदि ईरान ने फर्दर एग्रेशन किया, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कुछ और एग्रेशन दिखाने की कोशिश की, अमेरिका और इजराइल के ऊपर कोई हमले किए, तो ऐसे में जो अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर ऐसी बड़ी कार्रवाइयां भी कर सकते हैं और भी बड़े मिलिट्री एक्शंस ले सकते हैं जो कि ईरानियन इस्लामिक रिजीम को कमजोर करेगा, और वहां पर जो लोकतंत्र की मांग करने वाले, मानवाधिकार की मांग करने वाले, महिलाओं की आजादी की मांग करने वाले लोग और प्रबल रूप से सामने आ सकते हैं, शाह के शासन की मांग करने वाले लोग और प्रबल रूप से आ सकते हैं, और ईरान में रिजीम चेंज भी हो सकता है। और इस तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने विश्व के अनेक राष्ट्रों में रिजीम चेंज को कराने में बहुत बड़ी सफलताएं भी पाई हैं, और यदि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि वो ईरान में रिजीम चेंज अगर होता है तो क्यों नहीं होना चाहिए, तो उनकी बातों को ईरान को गंभीरता के साथ लेना होगा, और ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि ईरान अब कोई फर्दर एग्रेशन न करे और पूरी स्थितियों को एक बुद्धिमानी के साथ डील करते हुए नेगोशिएटिंग टेबल पर आए और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगा ले। यही ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण होगा, नहीं तो ईरान में रिजीम चेंज की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। War, US issue worldwide cation alert from Americans. UNSC hold emergency meet after Operation Midnight Hammer. The US has issued a worldwide cation alert from American across the world. ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एक ऐसे समय में कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर बड़ा हमला किया है और उसे तबाह किया है, ऐसे में अमेरिका पूरी तरीके से कॉशन बरत रहा है, और अमेरिका ने अपने नागरिकों को विश्व भर में ये एक अलर्ट जारी किया है कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और अपने आप को एक अलर्ट मोड में रखें, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के इस हमले के बाद से ईरान के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया था और ये कहा गया था कि इस अमेरिकी हमले के बाद अब अमेरिका का प्रत्येक नागरिक ईरान के निशाने पर है, और इस तरीके के जो धमकी भरे जो बयान ईरान की तरफ से दिए गए थे उसके बाद से अमेरिका ने अपने नागरिकों को विश्व भर में एक वर्ल्ड वाइड जो अलर्ट है वो जारी किया है, जो कि नितांत आवश्यक था। और अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, वो विश्व भर के अपने नागरिकों को लेकर के अत्यधिक सतर्कता बरत रही हैं, और वो जैसी एडवाइजरी की आवश्यकता है उस तरीके की सलाहकारी जो एडवाइजरी स्टेटमेंट्स लगातार वो जारी कर रही हैं। और ये इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि अमेरिका ईरान के द्वारा किसी भी तरीके के रिटेलिएशन को लेकर के काफी आशंकित है, और वो ऐसे किसी भी रिटेलिएशन की स्थिति को डील करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड करके रखना चाहता है। और जाहिर है कि ईरान जरूर इसको रिटेलिएट करने की तैयारियां कर रहा है, और ईरान का रिटेलिएशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और ऐसे में अमेरिका के जो नागरिक हैं वो भी इसके रिटेलिएशन के निशाने पर आ सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को इनकार नहीं कर सकते। तो अमेरिका अपनी तैयारियां पूरी करके रख रहा है, और इसी प्रक्रिया में उसने अपने नागरिकों को विश्व भर में ये एक एडवाइजरी जारी की है। Iran turns to Russia after US strike. Top Putin aides hint at nuke support in a series of posts on X. देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के ऊपर जब अमेरिका ने सबसे बड़ा हमला किया है, उसके 3 नाभिकीय प्रतिष्ठानों को तबाह कर दिया है, ऐसे में ईरान भारी दबाव में है, और इसी भारी दबाव की स्थिति में ईरान ने रशिया की तरफ रुख किया है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो रशिया की यात्रा पर हैं, और रशिया ने भी ईरान के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त की है, और इस पूरे ईरान के द्वारा जो संकट की स्थिति फेस की जा रही है उसमें रशिया ने ईरान को मदद का भी भरोसा दिया है। लेकिन रशिया के द्वारा जो अभी तक बयान दिए गए हैं वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक वो इस तरीके के बयान हैं कि वो ईरान के साथ एक सहानुभूति की बातें अवश्य कर रहा है, ईरान के ऊपर किए गए हमले की आलोचना अवश्य कर रहा है, लेकिन जहां तक किसी डायरेक्ट रशियन इंटरवेंशन की संभावना
का प्रश्न है, तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक ऐसी संभावना कम दिखाई देती है, इसकी संभावना बेहद कम दिखाई देती है कि रशिया इस पूरे युद्ध में कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन करेगा, क्योंकि वर्तमान का जो विश्व है, जो महाशक्तियां हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि वर्तमान विश्व में एक न्यूक्लियर कंडीशन है। सभी महाशक्तियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उसके डिलीवरी करने के जो सिस्टम्स मौजूद हैं, ट्राइड का सिस्टम्स महाशक्तियों के पास है, सेकेंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं। 1945 और 2025 में अंतर यह है कि 1945 में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन 2025 में बड़ी महाशक्तियों के पास न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स हैं बल्कि उनके डिलीवर करने के सिस्टम्स भी मौजूद हैं। और ऐसे में महाशक्तियां एक दूसरे के साथ यदि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाती हैं तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, जो कि नाभिक युद्ध में बदल सकता है, जो कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कि मैट की सिचुएशन कहते हैं, उसमें ये विश्व को ले जा सकता है, सर्वनाश का कारण बन सकता है। तो ऐसे में रशिया बयान तो जरूर दे रहा है, वो ईरान के साथ एक सपोर्ट तो जरूर वो दिखा रहा है, अमेरिका की आलोचना कर रहा है, और अमेरिका के संदर्भ में ये भी रशिया की तरफ से बयान दिया गया है कि राष्ट्रपति ट्रम्प शांति के एजेंडे के साथ आए थे और अब वो स्वयं उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया है। तो कड़ी आलोचना रशिया की तरफ से की जा रही है, लेकिन रशिया का ये जो सपोर्ट ईरान को है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक ज्यादा डायरेक्ट नहीं होने जा रहा है और रशिया किसी तरीके का डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं करना चाहेगा। रशिया यूक्रेन युद्ध में भी रशिया ने नाटो की टेरिटरी पर आज तक कोई सिंगल गोली या कोई सिंगल मिसाइल तक नहीं चलाई है, और वहीं नाटो और अमेरिका ने भी रशिया की टेरिटरी पर कोई सिंगल गोली या कोई मिसाइल तक नहीं चलाई है, क्योंकि महाशक्तियां डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहती। और इस मिडिल ईस्ट की सिचुएशन में भी रशिया और चाइना जरूर ईरान के पक्ष में अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका के साथ कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी जो स्थिति है वो तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे सकती है, जो कि सस्टेनेबल नहीं होगा। न्यूक्लियर वॉर सस्टेनेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, ये सभी महाशक्तियां जानती हैं और सभी नेता इस बात को जानते हैं। इस वजह से ये जो बयान तो जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन की मैं संभावना नहीं देखता। एक इसमें अवश्य मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि यद्यपि कि कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, कोई विश्व युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन एक नए शीत युद्ध का खतरा अवश्य दिखाई दे रहा है। ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, हथियारों की ओर बढ़ रही है। चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र एक खेमे में जा रहे हैं और अमेरिका और उसके जो नाटो के एलाइज, एशियन एलाइज एक दूसरे खेमे में जा रहे हैं। तो नए शीत युद्ध का खतरा अवश्य गहरा होता जा रहा है, लेकिन ये विश्व युद्ध में बदलेगा, इस बात की संभावना बेहद कम दिखाई देती है।